और अपनी मातृत्व को लेकर जो पवित्र दिखावा कर रही हो तो एक बिल्ली तुमसे बेहतर मां होती है। हॉलीवुड निस्संदेह नस्लवादी था, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1898 से 1920 तक यह उद्योग गोरे पुरुषों के प्रभुत्व में था। काले पात्रों को अक्सर सबसे अच्छे रूप में मस्खरा या नौकर के रूप में चित्रित किया जाता था और सबसे बुरे रूप में खतरनाक रूढ़ियों जैसे यौन शिकारी के रूप में। यह केवल फिल्में ही नहीं थीं, स्टूडियो और यहां तक कि उस समय के सबसे लोकप्रिय अभिनेता भी नस्लवादी रवैया प्रदर्शित करते थे। जातिवाद इतना व्यापक था कि 1916 में दो अश्वेत भाई नोबल और जॉर्ज जॉनसन ने उद्योग में बहिष्कार और रूढ़ियों के जवाब में एक पूरी तरह से अश्वेत प्रबंधित कंपनी की स्थापना की। चलिए इतिहास में गहराई से उतरते हैं और उन अभिनेताओं, निर्देशकों, निर्माताओं और स्टूडियो को उजागर करते हैं जो नस्लीय समानता का अनअपोलोजेटिक रूप से विरोध करते थे। क्लार्क गेबल। बाकी सभी के लिए क्लार्क गेबल अंतिम हॉलीवुड हार्ट थ्रॉब थे। गॉन विद द विंड में रेड बटलर और हॉलीवुड के किंग, लोग उन्हें पसंद करते थे और सही कारण से। वह एक शानदार अभिनेता थे जिनके आकर्षण का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उस आकर्षक मुस्कान और सज्जन छवि के पीछे एक अधिक जटिल सच्चाई थी। गैबल का पर्दे के पीछे का जीवन उस चमक दमक से बहुत दूर था जो उन्होंने पर्दे पर दिखाई, और उनकी जातिवादी व्यवहार की रिपोर्टें एक काले और उलझे हुए कहानी को बताती हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है हटी मैकडैनियल, जिन्होंने गॉन विद द विंड में मैमी का किरदार निभाया। मैकडैनियल ने इतिहास रचा जब वह अपनी भूमिका के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई, जो हॉलीवुड के इतिहास में एक क्रांतिकारी क्षण था। गेबल ने सार्वजनिक रूप से मैकडैनियल का समर्थन किया, उनके ऑस्कर समारोह में भाग लिया और उनके काम की प्रशंसा की। सतह पर यह उस समय के लिए एक प्रगतिशील कदम जैसा लग रहा था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे रिपोर्टों के अनुसार मैकडैनियल ने बताया कि गेबल अक्सर बातचीत में एन शब्द का आकस्मिक रूप से प्रयोग करते थे। यह एक खुलासा है जो एक ऐसे व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को जटिल बनाता है जिसे बहुत से लोग नायक के रूप में देखते थे। फिर भी कुछ समय ऐसे थे जब गेबल के कार्य इन नस्लवादी प्रवृत्तियों का खंडन करते दिखे। जब गॉन विद द विंड की शूटिंग हो रही थी, गेबल ने देखा कि स्टूडियो के बाथरूम अलग अलग थे। नाराज होकर उन्होंने धमकी दी कि अगर सुविधाओं का एकीकरण नहीं हुआ तो वह सेट छोड़ देंगे। स्टूडियो ने जल्दी से अनुपालन किया, सिर्फ गोरे और रंगीन संकेतों को हटा दिया। इस विद्रोह के कार्य ने गेबल को एक अधिक प्रगतिशील रूप में प्रस्तुत किया, जैसे कि कोई जो भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ खड़े होने के लिए अपनी स्टार शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार था। लेकिन ये क्षण, जबकि सराहनीय है, उनकी भाषा और निजी व्यवहार के कारण हुए नुकसान को मिटा नहीं सकते। गैबल का अलगाव के खिलाफ खड़ा होने का साहस उसके निजी जीवन में दिखाए गए आकस्मिक नस्लवाद से ढका हुआ था। यह एक स्पष्ट याद है कि लोग जटिल होते हैं और उनके कार्य अक्सर विरोधाभासों को प्रकट करते हैं। गैबल की जटिलता में यह भी शामिल है कि उनके अपने काले सहयोगियों के साथ संबंध विविध थे। कुछ सार्वजनिक अवसरों पर उन्होंने हैटी मैकडैनियल का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने हॉलीवुड में व्यापक नस्लीय असमानताओं के बारे में कभी आवाज नहीं उठाई और न ही अधिक समावेशी होने की वकालत की। उनके प्रगतिशील इशारे अधिकतर अलग थलग कार्यों की तरह लगते थे, बजाय इसके कि समानता के लिए किसी बड़े प्रतिज्ञा का हिस्सा हो। क्लार्क गेबल एक प्रिय हॉलीवुड महानायक माने जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत उस समय के कई अन्य लोगों की तरह उलझी हुई है। उनके आकर्षण और प्रतिभा ने दर्शकों को मोहित किया, लेकिन पर्दे के पीछे उनके कार्य एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बयां करते हैं जो अपने समय की तरह पूर्णता से दूर था। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हम उनके सिनेमा में योगदान को मनाते हुए उनके पूर्वाग्रहों को स्वीकार कर सकते हैं? इसका उत्तर आसान नहीं है, लेकिन यह एक प्रश्न है जिसे पूछना आवश्यक है। वॉल्टर ब्रेनन। वॉल्टर ब्रेनन को हॉलीवुड के इतिहास के सबसे महान चरित्र अभिनेताओं में से एक के रूप में याद किया जा सकता है, लेकिन उनकी एक ऐसी बात है जिसके बारे में अधिकांश लोग बात नहीं करते। हाँ, उन्होंने 3 ऑस्कर जीते और द वेस्टर्नर और रियो ब्रावो जैसी क्लासिक्स में अभिनय किया, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रेनन के कुछ ऐसे विचार थे जो आज किसी को भी विचलित कर सकते हैं। बात यह है कि ब्रेनन सिर्फ साधारण पुरानी सोच वाले रूढ़िवादी नहीं थे। वह जॉन बर्च सोसाइटी के गर्वित सदस्य थे, एक समूह जो खुले तौर पर नस्लीय भेदभाव का समर्थन करता था और सब कुछ पुराने ढंग से बनाए रखने के लिए था। और जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या की गई, ब्रेनन की प्रतिक्रिया बेहद भयानक थी। द गन्स ऑफ विल सोनेट के सेट पर लोगों ने कहा कि वह खबर सुनकर हंसा, खुशी मनाई और यहां तक कि नाचने भी लगा। इसे जरा समझने की कोशिश करें। जिस आदमी ने स्क्रीन पर लाखों को मोहित किया, उसने अमेरिकी इतिहास के सबसे अंधेरे पलों में से एक का जश्न मनाया। यह और भी बुरा हो जाता है। कहा जाता है कि ब्रेनन ने नीग्रोस एंड द सिविल राइट्स नामक एक एल्बम रिकॉर्ड किया था। सिर्फ शीर्षक ही वह सब कुछ बता देता है जो आपको जानने की आवश्यकता है। सामग्री: शुद्ध नस्लवादी प्रोपेगेंडा। यह सिर्फ पुराने विचारों वाला कोई व्यक्ति नहीं था। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो सक्रिय रूप से नफरत फैला रहा था, और वह यही नहीं रुका। फिल्म सेटों पर और अपनी व्यक्तिगत
जीवन में ब्रेनन नस्लीय अपशब्दों का इस्तेमाल ऐसे करता था जैसे वे कुछ भी नहीं थे। वह अल्पसंख्यकों के प्रति खुलेआम अनादर दिखाता था। यह स्पष्ट कर देता था कि वह अपने वास्तविक विचार छुपाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अगर आप उसकी तरह नहीं दिखते थे या उसकी तरह नहीं सोचते थे तो आप या तो साम्यवादी थे या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह सीधे तौर पर सम्मान नहीं देता था। उसके काम के प्रशंसकों के लिए यह एक कड़वी सच्चाई है। आप कैसे एक प्यारे बूढ़े व्यक्ति को द रियल मैकॉय से उस व्यक्ति के साथ समेटते हैं जो वास्तविक जीवन में इतना नफरत भरा था। यह याद दिलाता है कि कभी कभी जिन लोगों की हम स्क्रीन पर प्रशंसा करते हैं वे वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। वॉल्टर ब्रेनन की कहानी हमें एक कठिन सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम कला को कलाकार से अलग कर सकते हैं? विलियम फ्रॉले। आइए विलियम फ्रॉले के बारे में बात करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जिसने आई लव लूसी पर फ्रेड मर्ड्स को जीवंत किया। वह चिड़चिड़ा मकान मालिक था जिसे सभी लोग गुस्से से प्यार करते थे और अपनी ही तरह का एक हास्य प्रतिभा था, लेकिन कैमरे के पीछे वह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। फ्रॉले को गुस्से का तेज मिजाज था, एक बदनाम शराब पीने की समस्या थी और चलिए इसे बिना मीठा किए कहें कुछ गंभीर रूप से समस्याग्रस्त विचार थे। सेट पर फ्रॉले के मुश्किल व्यवहार के लिए जाना जाता था। लेखक बॉब शिलर ने एक बार बताया कि फ्रॉले नस्लीय गालियां देने में हिचकिचाते नहीं थे, यहां तक कि उनके सह कलाकार डेसी अर्नाज पर भी, जिन्होंने रिकी रिकार्डो का किरदार निभाया था। यह कल्पना करना कठिन है कि वह आदमी जिसने आई लव लूसी को सफल बनाया उसी लोगों का खुलेआम अपमान कर सकता है जिनके साथ वह काम करता था। लेकिन विलियम फ्रॉले की जटिल वास्तविकता यही है। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी सोच इतनी पुरानी थी कि शायद वे 1920 के दशक के लिए अधिक उपयुक्त होते। तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ। फ्रॉले का रिश्ता विवियन वैंस के साथ, जिन्होंने उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी एथेल की भूमिका निभाई, पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण था। चीजें शुरू में ही बदसूरत हो गईं जब फ्रॉली ने वैंस को यह मजाक करते सुना कि वह उनके पिता की भूमिका निभाने के लिए काफी बूढ़े हैं। उस टिप्पणी ने दोनों के बीच वर्षों तक कटुता पैदा कर दी। वे कैमरे के बाहर मुश्किल से बात करते थे और जब करते थे तो यह मित्रतापूर्ण मजाक की बजाय अपशब्दों का आदान प्रदान जैसा होता था। आई लव लूसी के खत्म होने के बाद वांस को फ्रॉली के साथ एक स्पिन ऑफ का प्रस्ताव मिला। उनका जवाब बिल्कुल नहीं, वह उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। हालांकि ड्रामा के बावजूद फ्रॉले ने काम करना जारी रखा। उन्होंने 5 सीजन तक माय 3 सन्स में अभिनय किया, जब तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने उन्हें रिटायर होने के लिए मजबूर नहीं किया। फिर भी उनका व्यक्तित्व ज्यादा नहीं बदला। वास्तव में सह कलाकारों के साथ उनके झगड़े और अपमानजनक टिप्पणियां अंत तक उनके साथ बनी रहीं। जब फ्रॉले का हृदय गति रुकने से 1966 में निधन हुआ तो विवियन वॉन्स ने खबर सुनकर कथित रूप से शैंपेन के साथ जश्न मनाया, यह कहते हुए, सभी के लिए शैंपेन। ओह, यह कठोर लग सकता है, लेकिन यह दिखाता है कि उनकी दुश्मनी कितनी गहरी थी। पर्दे के पीछे के सभी उथल पुथल के बावजूद फ्रेड और एथेल मर्ड्स टीवी के सबसे प्रतिष्ठित जोड़ों में से एक बने रहे। स्क्रीन पर उनकी तालमेल ने लाखों लोगों को हंसाया, लेकिन विलियम फ्रॉली के काले पक्ष को नजरअंदाज करना कठिन है। तो हम इस जानकारी के साथ क्या करते हैं? क्या हम कला को कलाकार से अलग कर सकते हैं? यह आपके ऊपर है। वॉल्ट डिज्नी। सिर्फ नाम सुनते ही आपको जादुई किलों, प्यारे किरदारों और कहानियों की याद आती है जिन्होंने बचपन की पीढ़ियों को परिभाषित किया है। स्नो व्हाइट से लेकर सिंड्रेला और दी लायन किंग तक डिज्नी के काम ने लाखों लोगों को खुशी दी। लेकिन जादू के पीछे जो व्यक्ति है उसका एक अंधेरा पक्ष भी है, जो जितना विवादास्पद है उतना ही जटिल भी। दशकों से यहूदी विरोधी के अफवाहों ने डिज्नी की विरासत पर छाया डाली है। आर्ट बेबिट, जो डिज्नी के अपने एनिमेटर थे, ने दावा किया कि वॉल्ट ने जर्मन अमेरिकन बुंड की बैठकों में हिस्सा लिया, जो एक प्रो नाजी समूह था। अमेरिका। इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचें। जो व्यक्ति सौम्य, परिवार उन्मुख फिल्मों के पीछे था, वह कथित रूप से नाजी समर्थकों के साथ मेलजोल कर रहा था। यह एक चौंकाने वाला आरोप है और हालांकि डिज्नी ने इसे कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, फिर भी अफवाहें बनी रहीं। विवाद समाप्त नहीं हुए। वहां 1938 में डिज्नी ने नाजी फिल्म निर्माता लेनी रिफेनस्टाहल की मेजबानी की, क्रिस्टल नाक्ट के तुरंत बाद, जो जर्मनी में यहूदी समुदायों पर हिंसक हमला था। जब दुनिया ने इन अत्याचारों की निंदा की, डिज्नी ने हिटलर के पसंदीदा के लिए लाल कालीन बिछाया। फिल्म निर्माता। आलोचक कहते हैं कि यह जागरूकता की चिंताजनक कमी, या शायद इससे भी बुरा, उसके अपने पूर्वाग्रहों का संकेत था। फिर वहां डिज्नी की फिल्मों में नस्लीय असंवेदनशीलता का मुद्दा है। डंबो में कौवों के रूप में नस्लवादी दृष्टांत दिखाए गए थे, जबकि सॉन्ग ऑफ द साउथ ने प्लांटेशन युग के दक्षिण की इस तरह प्रशंसा की जिससे नाराजगी उत्पन्न हुई। यहां तक कि पर्दे के पीछे डिज्नी यहूदी व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए जाना जाता था। मैक्सिकन मूल के एनिमेटर बिल मेलेंडेज, जो अपने पीनट्स पर काम के लिए प्रसिद्ध हैं, ने एक बार बताया था कि डिज्नी के यहूदियों के बारे में विशेषकर न्यूयॉर्क से आने वालों के लिए नकारात्मक विचार थे। फिर भी ये विवाद पूरी तरह से डिज्नी की विरासत को परिभाषित नहीं करते हैं। 1957 में उन्होंने फ्लॉयड नॉर्मन को नियुक्त किया, जो स्टूडियो के पहले अफ्रीकी अमेरिकी एनिमेटर थे, जो समावेशिता की दिशा में एक कदम था। हालांकि यह एक छोटा कदम था, लेकिन यह दृष्टिकोणों में धीरे धीरे विकास का संकेत था। तो हम उस व्यक्ति को कैसे मिलाते हैं जिसने इतनी खुशी पैदा की और जिसे पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाया गया है?
यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका आसान जवाब नहीं है। डिज्नी के काम ने निस्संदेह मनोरंजन जगत को आकार दिया है, लेकिन उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण हमें याद दिलाते हैं कि सबसे चमकदार विरासतों की भी परछाइयां हो सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या हम जादू और व्यक्ति को अलग कर सकते हैं? जॉन वैन। जब आप जॉन वैन के बारे में बात करते हैं तो आपके सामने एक दमदार काउबॉय की छवि उभरती है जो अमेरिकी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। दशकों तक वह हॉलीवुड के सर्वोच्च नायक थे जो उस तरह की गंभीर देशभक्ति को दर्शाते थे जिससे दर्शक उत्साहित हो उठते थे। लेकिन सच्चे ग्रिड और दी सर्चर्स जैसी फिल्मों में प्रतिष्ठित भूमिकाओं के पीछे वेन की कुछ बहुत ही परेशान करने वाली दृष्टिकोण थे जिन्होंने उनकी विरासत पर लंबा साया डाला है। वेन की मानसिकता का सबसे कुख्यात झलक 1971 के प्लेबॉय साक्षात्कार से आई थी। इसमें उन्होंने कहा, मैं श्वेत सर्वोच्चता में विश्वास करता हूं जब तक कि काले जिम्मेदारी के स्तर तक शिक्षित नहीं हो जाते। जरा इसे समझिए। एक व्यक्ति जिसे पर्दे पर नायक के रूप में प्रशंसा मिली, उसने खुलेआम श्वेत वर्चस्व का समर्थन किया, इसे शिक्षा की उपेक्षापूर्ण और अमानवीय धारणा से जोड़ते हुए। और यह सब नहीं था, उन्होंने गुलामी की भयावहताओं को भी नकारते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उनके शब्दों में यह बस जीवन का एक तथ्य है। वेन की नफरत सिर्फ अफ्रीकी अमेरिकियों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने उन फिल्मों को निशाना बनाया जो उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार को दर्शाती थी। मुझे नहीं लगता कि हमने इस महान देश को उनसे छीनकर कुछ गलत किया, उन्होंने कहा। हमारा इस देश को कथित रूप से चुराना बस जीवित रहने का मामला था। उनकी टिप्पणी ने सदियों से चल रहे उत्पीड़न और हिंसा को एक अपरिहार्य तथ्य की तरह सही ठहराने की कोशिश की, जिससे सहानुभूति की चौंकाने वाली कमी झलकती है। लेकिन वेन के विचार नस्ल के बाहर भी फैलते थे। उन्होंने समाज में महिलाओं की भूमिकाओं की आलोचना की और मिडनाइट काउबॉय जैसी फिल्मों के बारे में समलैंगिकतावादी टिप्पणी की। हाशिए पर धकेले गए समूहों के प्रति इतनी उदासीनता रखने वाले व्यक्ति के साथ वीर काउबॉय छवि को मेल बिठाना कठिन है। इन बयानों के नतीजे आज तक जारी हैं। विरोधों के कारण वेन को सम्मानित करने वाले प्रदर्शनों को हटा दिया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया का एक प्रदर्शनी भी शामिल है। जॉन वेन एयरपोर्ट ऑरेंज काउंटी का नाम बदलने के प्रयास भी हुए हैं, हालांकि वे प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं। कई लोगों के लिए उसके शब्द उस दौर की याद दिलाते हैं जब ऐसी विचारधाराएं बहुत आम और बहुत स्वीकार्य थीं। तो हम जॉन वैन को किस तरह याद करें? कुछ के लिए वह अभी भी अंतिम काउबॉय हैं, क्लासिक हॉलीवुड के स्वर्ण युग का प्रतीक। दूसरों के लिए वह उन हानिकारक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका आज की दुनिया में कोई स्थान नहीं है। यह हम में से प्रत्येक पर निर्भर है कि हम आदमी को उसके मिथक से अलग कर सकते हैं या नहीं। आप क्या सोचते हैं? जेम्स स्टुअर्ट। जब आप जेम्स स्टुअर्ट के बारे में सोचते हैं तो आप शायद एक सर्व अमेरिकी अच्छे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो आकर्षक, सिद्धांतवादी और बेहद पसंदीदा है। उनकी आइकॉनिक भूमिकाओं में इट्स अ वंडरफुल लाइफ और मिस्टर स्मिथ गोज टू वॉशिंगटन से लेकर उनकी गहरी भूमिकाओं में वर्टिगो और रियर विंडो शामिल हैं। स्टुअर्ट ने पुरानी हॉलीवुड के सबसे प्रिय सितारों में से एक के रूप में एक विरासत बनाई, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी कहानी अधिक जटिल है। स्टुअर्ट की परवरिश एक मुख्यतः गोरे इंडियाना शहर में हुई थी और प्रिंसटन में उनकी उच्च शिक्षा ने उन्हें विविधता के प्रति सीमित संपर्क दिया। यह पृष्ठभूमि संभवतः उनके दौड़ के प्रति परेशान करने वाले दृष्टिकोण में योगदान कर सकती थी। द मैन हू शॉट लिबर्टी वैलेंस के सेट पर एक ब्लैक अभिनेता वूडी स्ट्रोड ने स्टुअर्ट पर नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया। स्ट्रोड ने दावा किया कि स्टीवर्ट का व्यवहार इतना अपमानजनक हो गया कि निर्देशक जॉन फोर्ड को हस्तक्षेप करके मध्यस्थता करनी पड़ी, और यह सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। स्टीवर्ट के रूढ़िवादी मूल्यों का FBI निदेशक जे एडगर हूवर से निकट से मेल था और उनका संबंध सिर्फ प्रशंसा से आगे बढ़ गया। स्टुअर्ट ने कथित तौर पर हॉलीवुड के कम्युनिस्ट शिकार अभियानों के दौरान एक मुखबिर के रूप में काम किया, उन सहयोगियों के नाम दिए जिन्हें वह संदिग्ध मानते थे। इससे उनके पुराने दोस्त हेनरी फोंडा के साथ कड़वा झगड़ा हो गया, जो स्टुअर्ट की हरकतों से भयभीत थे। 1971 में स्टीवर्ट के विवादास्पद रवैये और अधिक उजागर हुए जब अल्पकालिक जिमी स्टीवर्ट शो चला। हॉल विलियम्स, एक ब्लैक अभिनेता, को शुरू में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन स्टीवर्ट ने कथित तौर पर उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक गोरे अभिनेता के बदलाव की मांग की, यह दावा करते हुए कि वह प्राइम टाइम टीवी पर एक ब्लैक अभिनेता को उनके किरदार को लेक्चर देते हुए नहीं देखना चाहते। स्टुअर्ट की विस्फोटक प्रतिक्रिया में यह चिंताजनक बयान शामिल था, ब्लैक लोग पूरे देश में गोरों को हुक्म दे रहे हैं। इन आरोपों के बावजूद स्टुअर्ट की सुशील सार्वजनिक छवि उनके जीवन काल के दौरान काफी हद तक अखंड रही। उनकी फिल्में आज भी क्लासिक्स के रूप में मनाई जाती हैं, लेकिन इन खुलासों ने उनकी विरासत पर काला साया डाल दिया है। क्या हम उस व्यक्ति को जिसकी भूमिकाएं आशा जगाती थीं, उस व्यक्ति से मेल बिठा सकते हैं जिसकी निजी सोच असहिष्णुता दर्शाती थी? यह एक ऐसा सवाल है जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। चार्ली चैपलिन नाम तुरंत ही उस प्रसिद्ध ट्रैम्प की छवि सामने लाता है जिसमें उसकी साहसी
टोपी, छड़ी और अविस्मरणीय हास्य समय। चैपलिन मूक फिल्म के अग्रणी थे। अपनी कला के माध्यम से दर्शकों को हंसाने, रुलाने और सोचने पर मजबूर करने में सक्षम थे। फिल्में जैसे सिटी लाइट्स और द ग्रेट डिक्टेटर उसकी प्रतिभा दिखाती हैं और उसके काम ने अक्सर कमजोर व्यक्ति का समर्थन किया। लेकिन कैमरे के पीछे चैपलिन अपनी आकर्षक पर्दे की छवि से कहीं ज्यादा जटिल था। अपनी फिल्मों में जो सहानुभूति उसने दिखाई, उसके बावजूद चैपलिन पर वास्तविक जीवन में पक्षपाती विचार रखने का आरोप लगा है। वर्जीनिया चेरल, जो सिटी लाइट्स में उनकी सहकलाकार थी, ने अपनी आत्मकथा में दावा किया कि चैपलिन ने अश्वेत लोगों के बारे में नस्लवादी टिप्पणियां की। यह रहस्योद्घाटन उस व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत है जिसकी फिल्मों में अक्सर मानवता और करुणा की थीम को दर्शाया गया है। कोई व्यक्ति जो हाशिए पर पड़े लोगों के संघर्षों को इतनी प्रभावी ढंग से कैद कर सकता है, उसके ऐसे विचार कैसे हो सकते हैं? चार्ली चैपलिन के व्यक्तिगत विवाद यहीं खत्म नहीं हुए। रेड स्केयर के चरम पर उनके वामपंथी राजनीति के जुड़ाव और उनके विश्व दृष्टिकोण से असहमत लोगों के प्रति कथित तिरस्कार ने उन्हें हॉलीवुड में एक विभाजनकारी शख्सियत बना दिया। भले ही उन्होंने ग्रेट डिक्टेटर में फांसीवाद की सार्वजनिक आलोचना की, पर्दे के पीछे उनकी कार्रवाइयां और टिप्पणियां एक अधिक विरोधाभासी तस्वीर पेश करती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि चैपलिन का व्यवहार अक्सर सामाजिक सीमाओं को धक्का देता था और हमेशा प्रशंसनीय तरीकों से नहीं। उनके कथित नस्लवादी टिप्पणियों से परे उनसे काफी कम उम्र की महिलाओं के साथ उनके संबंधों, जिसमें 16 वर्षीय लीटा ग्रे से उनकी 35 वर्ष की उम्र में शादी करना शामिल था, उनके समय में भी आलोचना का कारण बना। तो इससे चैपलिन की विरासत कहां खड़ी होती है? एक तरफ वह एक निर्विवाद सिनेमा प्रतिभा है जिन्होंने फिल्म भाषा को आकार देने में मदद की। दूसरी ओर उनके व्यक्तिगत दोषों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। क्या हम उस व्यक्ति से अलग कर सकते हैं जिसने दुनिया को हंसाया है, उससे जिसका पर्दे के पीछे का व्यवहार हमें असहज कर देता है? ये एक सवाल है जिसका जवाब केवल आप दे सकते हैं। कैथरीन हेपबर्न। कैथरीन हेपबर्न, उनका नाम मजबूत, आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए पर्याय है जो पर्दे पर पुरुषों की दुनिया में अपनी जगह बना सकती थीं। 4 अकादमी पुरस्कारों और 6 दशकों से अधिक के करियर के साथ हेपबर्न हॉलीवुड की अग्रणी थीं। लेकिन अपने समय के कई प्रतीकों की तरह उनके निजी विचार उस प्रगतिशील छवि से कहीं ज्यादा जटिल थे जो उन्होंने दर्शाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हेपबर्न के बारे में बताया गया कि उनके जापानी लोगों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण थे, जो पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका में व्यापक विरोधी जापानी भावना को दर्शाता है। जीवनीकार ए स्कॉटबर्ग ने बताया कि इस पूर्वाग्रह ने उनकी निजी बातचीत को कैसे प्रभावित किया, जो पर्दे पर निभाए गए उनके बुद्धिमान और खुले विचारों वाले चरित्र से बिल्कुल विपरीत था। हालांकि यह सच है कि ऐसे विचार उस समय दुखद रूप से आम थे। युद्ध के दौरान यह उनके विरासत के साथ सामंजस्य बनाना आसान नहीं बनाता है। हेपबर्न का जापानी संस्कृति के प्रति इतना नफरत था कि उन्होंने युद्ध के दौरान जापान या जापानी अमेरिकियों से संबंधित किसी भी उत्पादन या पहल में भाग लेने से इनकार कर दिया। वर्षों उनके दृष्टिकोण ने उस समय के व्यापक सामाजिक भय और क्रोध का प्रतिबिंबन किया, लेकिन इतनी प्रशंसित व्यक्ति के रूप में यह निराशाजनक लगता है कि वह उस कथा में योगदान कर रही थी। हालांकि कई लोगों की तरह हेपबर्न के विचार समय के साथ विकसित हुए। उस समय जबकि उसने कभी सार्वजनिक रूप से इन पूर्वाग्रहों को संबोधित नहीं किया, उसके बाद के साक्षात्कार और कार्य अधिक सहानुभूति और समावेशिता की ओर झुके हुए दिखे। उसने अपनी फिल्मों में मजबूत, जटिल महिलाओं का समर्थन किया और अपने बाद के वर्षों में नागरिक अधिकार आंदोलनों का समर्थन किया, जो उनकी दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। तो हम आज कैथरीन हेपबर्न को कैसे देखते हैं? वह अब भी एक महानायिका बनी हुई है, हॉलीवुड के सुनहरे युग में दृढ़ता और प्रतिभा का प्रतीक। लेकिन उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे नायक भी त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, जो अपने युग के पूर्वाग्रहों और दबावों से प्रभावित होते हैं। यह हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम उसके निभाए प्रगतिशील किरदारों की प्रशंसा कर सकते हैं, जबकि उसकी अपनी मान्यताओं की सीमाओं को स्वीकार करते हैं? यह आपके निर्णय पर निर्भर है। विवियन ली। जब आप विवियन ली का सोचते हैं तो आप सुंदरता, शालीनता और हॉलीवुड के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में से एक गॉन विद द विंड की स्कारलेट ओहारा की तस्वीर मन में लाते हैं। उसने अपनी शालीनता और गर्मजोशी भरी व्यक्तित्व से दर्शकों को मोहित किया, 2 अकादमी पुरस्कार जीते और पुरानी हॉलीवुड की सबसे चमकदार सितारों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई। लेकिन ग्लैमर और प्रतिभा के पीछे एक अधिक परेशान करने वाला पक्ष था, जिसे लीज के कई प्रशंसक नहीं जानते। ली की जीवनी लेखक एन एडवर्ड्स ने खुलासा किया कि अभिनेत्री अक्सर काले लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करती थीं। गॉन विद द विंड फिल्म की शूटिंग के दौरान, जो पहले से ही एंटेबेलम साउथ के रोमांटिक चित्रण की वजह से विवाद में था, ली ने कथित तौर पर पूर्वाग्रही विचार व्यक्त किए, जो फिल्म द्वारा दर्शाए गए युग और वातावरण को प्रतिबिंबित करते थे। हालांकि उस समय के कुछ वर्गों में उनकी नस्ल के बारे में टिप्पणियां आम थीं, वे उनके पर्दे पर दिखाए गए संतुलित और प्रगतिशील छवि के विपरीत स्पष्ट रूप से खड़ी होती हैं। ली के सेट पर व्यवहार ने भी आलोचना प्राप्त की। सहकर्मियों ने उनकी इच्छा के अनुसार आकर्षित करने की क्षमता पर ध्यान दिया,
लेकिन वह उन लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण और अस्वीकृत हो सकती थी जिन्हें वह अपने से कम समझती थी, जबकि वह हेट्टी मैकडैनियल जैसी कुछ अश्वेत सह कलाकारों के साथ गर्म पेशेवर संबंध साझा करती थी। उनके संक्षिप्त टिप्पणियों ने उनके नस्ल के प्रति रुख की एक अधिक जटिल तस्वीर प्रस्तुत की। ली का जीवन मानसिक बीमारी से गहरे प्रभावित था और कुछ लोगों का मानना है कि उनके द्विध्रुवी विकार से संघर्ष के कारण उनका अनिश्चित व्यवहार और तीखा स्वभाव हो सकता है। हालांकि उनके शब्दों का दीर्घकालिक प्रभाव और उनके पूर्वाग्रह को नजरअंदाज करना असंभव है, जो उस समय और समाज से आकार लिया था जिसमें वह रहती थी। विवियन ली का विरासत उतना ही जटिल है जितना कि वह चमकदार है। वह पुरानी हॉलीवुड की स्वर्णिम युग का प्रतीक बनी रहती है, उनके प्रतिभा और सौंदर्य के लिए सराही जाती है। लेकिन उनकी पूर्वाग्रह हमें याद दिलाते हैं कि यहां तक कि सबसे सम्मानित सितारे भी अपने युग के पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं थे। क्या हम उनकी कला की प्रशंसा कर सकते हैं जबकि उनकी कमियों को स्वीकार करते हैं? यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है। गैरी कूपर। गैरी कूपर, यह नाम अकेले ही साहसी, स्थिर और नैतिक रूप से सही अमेरिकी नायक की छवियां प्रकट करता है। हाई नून से सार्जेंट यॉर्क तक कूपर के प्रदर्शन ने उन्हें हॉलीवुड के स्वर्णिम युग के दिग्गजों में स्थान दिलाया। लेकिन कैमरे के पीछे वह व्यक्ति जिसे हरमन कहा गया एक अंधेरे पक्ष को लेकर चला जो उसकी विरासत को जटिल बनाता है। उनके ऑफ स्क्रीन व्यवहार की कहानियां एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट करती हैं जिसके विचार उन सदाचारी पात्रों से बहुत दूर थे जिन्हें उन्होंने अक्सर चित्रित किया। कूपर की सहकलाकार एनी एस्टन ने एक बार एक चिंताजनक जानकारी साझा की। कूपर यहूदी लोगों के लिए अक्सर अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते थे। ये सिर्फ तात्कालिक टिप्पणियां नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा व्यवहार था जो उनके अपने समय में भी हैरानी पैदा करता था। हॉलीवुड में इतने आदृत व्यक्ति के लिए एक ऐसा उद्योग जो कई यहूदी क्रिएटिव्स के योगदान पर आधारित है, यह व्यवहार विशेष रूप से झकझोर देने वाला लगता है। लेकिन उनकी पूर्वाग्रह यहीं तक सीमित नहीं थे। कूपर 1940 और 50 के दशक में हॉलीवुड के रेड स्केयर में सक्रिय प्रतिभागी थे, जब कम्युनिज्म का डर उद्योग में फैल गया था। कूपर ने हाउस एन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी HUAC के सामने गवाही दी और साम्यवाद विरोधी अभियान के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। यद्यपि उनकी गवाही ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आंदोलन के साथ उनकी सहमति ने प्रगतिशील मूल्यों और हॉलीवुड की कथाओं में विविधता के प्रवेश के प्रति उनकी असुविधा को दर्शाया। इस जटिलता को और बढ़ाते हुए कूपर की दोस्ती और गठबंधन काफी कुछ बयान करते थे। वह उन रूढ़िवादी समूहों से नजदीकी से जुड़े हुए थे जो नागरिक अधिकार फैल का विरोध करते थे और अलगाववादी नीतियों का समर्थन करते थे। यद्यपि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन मसलों पर शायद ही कभी बात की, लेकिन उनके सामाजिक दायरे और निजी टिप्पणियां उनके समय के पूर्वाग्रहों को चुनौती देने में अनिच्छुक या असमर्थ व्यक्ति का संकेत देती थी। उनके काम के प्रशंसकों के लिए ये खुलासे समझ पाना कठिन है। हम हाई नून के उस बहादुर मार्शल को, जो अकेले अपने सिद्धांतों की रक्षा करता है, उसके व्यक्तिगत विचार जो बहिष्कारी थे, के साथ कैसे संरेखित करें? कूपर का जीवन उनकी पीढ़ी के कई लोगों की तरह हमें उस गहरी खाई का स्मरण कराता है जो हॉलीवुड ने पर्दे पर बेचे गए आदर्शों और उसके सितारों की वास्तविक मान्यताओं के बीच थी। आज भी गैरी कूपर की फिल्म आइकन के रूप में विरासत बरकरार है और सिनेमा में उनके योगदान के लिए मनाई जाती है। लेकिन उनके व्यक्तिगत पक्षपात की परछाइयां बनी रहती हैं, जो हमें उन लोगों की कमियों का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। क्या हम व्यक्ति को मिथक से अलग करते हैं या हम दोनों को यह तय करने देते हैं कि हम उसे कैसे याद करते हैं? यही वो सवाल है जो उसकी कहानी हमें छोड़ जाती है। मार्लन ब्रांडो, यह नाम ही हॉलीवुड में प्रतिभा और विद्रोह का पर्याय है। ए स्ट्रीट कॉर नेम्ड डिजायर से लेकर एड गॉडफादर तक ब्रांडो ने अपनी कच्ची विधि शैली के साथ अभिनय को बदल दिया, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और सभी समय के महानतम कलाकारों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की। लेकिन स्क्रीन के परे ब्रांडो का निजी जीवन विरोधाभासों का जाल था और उनके नस्लवादी टिप्पणियों की अफवाहें उनकी विरासत में एक परेशान करने वाली परत जोड़ती हैं। अभिनेत्री रीटा मोरेनो, जिन्होंने ब्रांडो के साथ एक रोमांटिक संबंध साझा किया, ने इस सितारे का एक अधिक परेशान करने वाला पक्ष उजागर किया। मोरेनो के अनुसार ब्रांडो ने कभी कभी उनके साथ रहने के दौरान नस्लवादी टिप्पणियां की। यह आरोप उस व्यक्ति से आए हैं जिन्होंने बाद में नागरिक अधिकारों और आदिवासी कारणों के लिए एक प्रबल समर्थक के रूप में पहचाना गया। ये आरोप ब्रांडो द्वारा बाद में झलकने वाली सार्वजनिक छवि के साथ गहराई से मेल खाते हैं। ब्रांडो की सक्रियता विशेष रूप से 1960 और 70 के दशक में एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो समानता के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध था। उन्होंने अपने 1973 के ऑस्कर को द गॉडफादर के लिए प्रसिद्ध रूप से अस्वीकार कर दिया और हॉलीवुड के मूल निवासियों के साथ व्यवहार का विरोध करने के लिए उनके स्थान पर स्वदेशी कार्यकर्ता साचेन लिटिल फेदर को समारोह में भेजा। अमेरिकियों, इस विरोध के कार्य ने ब्रांडो को सामाजिक न्याय का प्रतीक बना दिया। फिर भी मोरेनो से आरोप और अन्य लोग जिन्होंने उन्हें जाना, उनके फुसफुसाहट का सुझाव देते हैं कि उनका निजी व्यवहार हमेशा उनके सार्वजनिक रुख के साथ मेल नहीं खाता था। ब्रांडो का
जटिलता नस्ल के साथ खत्म नहीं हुई। महिलाओं के साथ उनके संबंध, सेट पर उनका अजीब व्यवहार और उनका प्रसिद्ध कठिन व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करते हैं जो शानदार और गहरे दोषपूर्ण दोनों हो सकता था। जिन्होंने उनके साथ काम किया अक्सर उन्हें चिड़चिड़ा बताते थे, जो एक क्षण में बड़ी सहानुभूति और अगले क्षण में तीव्र क्रूरता दिखाने में सक्षम था। जिस ब्रांडों ने नागरिक अधिकारों का समर्थन किया, उसके साथ उस ब्रांडों को समेटना मुश्किल है जिस पर स्वयं पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाया गया। क्या वह समय के साथ बदलते हुए व्यक्ति थे या जिनका सक्रियता अधिक दिखावा था बजाय वास्तविकता के? हमें शायद कभी पूरा सच पता न चले। बिंग क्रॉस्बी। उनकी मखमली आवाज और आकर्षण ने एक युग को परिभाषित किया जिससे वह 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक बन गए। व्हाइट क्रिसमस जैसी उनके क्लासिक रिकॉर्डिंग से लेकर हॉलिडे इन और द रोड टू फिल्म्स में उनके यादगार प्रदर्शन तक, स्क्रीन और मंच पर क्रॉस्बी एक परिपूर्ण सज्जन की तरह दिखाई देते थे। लेकिन गायक की चमकदार छवि के पीछे एक अधिक चिंताजनक हकीकत थी जिसे उनके प्रशंसकों ने कभी नहीं देखा। गैरी क्रॉस्बी के अनुसार, जो बिंग के सबसे बड़े बेटे हैं, प्रिय स्टार अक्सर घर पर नस्ल भेदी चुटकुले बनाते थे। गैरी ने खुलासा किया कि उनके पिता की निजी बातचीत में अल्पसंख्यकों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां और असंवेदनशील हास्य शामिल होता था। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, ये कथित तौर पर उनके रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा थे, जो क्रॉस्बी की चमकदार सार्वजनिक छवि को देखते हुए चौंकाने वाले थे। इसको और भी जटिल बनाता है क्रॉस्बी का व्यापक प्रभाव। अपने करियर के शीर्ष पर वह केवल एक स्टार नहीं थे बल्कि अमेरिकी संस्कृति के प्रतीक थे। उनका कार्य, जिसमें गोइंग माई वे में एक पादरी का चित्रण शामिल है, उन्हें दया और नैतिकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता था। फिर भी घर पर गैरी और अन्य लोगों के लिए जो क्रॉस्बी थे, वह एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते थे। क्रॉस्बी का नस्लवाद जनता से छिपा रहा, जिससे उसका करियर बड़े पैमाने पर सुरक्षित। समकालीनों के विपरीत, जिनके पूर्वाग्रह व्यापक रूप से झांत हो गए, क्रॉस्बी की सावधानी पूर्वक प्रबंधित छवि ने उन्हें अमेरिकी प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति बनाए रखने में मदद की। लेकिन जो लोग उनके करीबी थे, उनके निजी व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आज क्रॉस्बी की विरासत जटिल बनी हुई है। जबकि संगीत और फिल्म में उनका योगदान अचूक है, उनके व्यक्तिगत जीवन के खुलासे एक कड़वी छाप छोड़ते हैं। यह एक और याद दिलाता है कि सबसे चमकते सितारे भी छाया ला सकते हैं, हमें यह पूछने के लिए मजबूर करते हुए कि क्या हम कलाकार को उनकी कला से अलग कर सकते हैं? क्रॉस्बी के मामले में यह एक सवाल है जिससे उनके प्रशंसक अभी भी जूझ रहे हैं। फ्रेड अस्टेयर। फ्रेड अस्टेयर, उनका नाम शिष्टता, आकर्षण और उस तरह की सहजता का पर्याय है जिसने उन्हें एक हॉलीवुड किंवदंती बना दिया। फिल्में जैसे टॉप हैट और स्विंग टाइम में उनके प्रतिष्ठित रूटीन के साथ एस्टेयर ने सिनेमा में नृत्य के लिए स्वर्ण मानक स्थापित किया। उनके सहयोग, जिसमें जिंजर रॉजर्स के साथ उनकी प्रसिद्ध साझेदारी भी शामिल है, ने उन्हें मनोरंजन के इतिहास में स्थायी जगह दिलाई। लेकिन चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे एस्टेयर की कहानी में कुछ चिंताजनक पहलू शामिल हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जीवनी लेखक सारा जाइल्स ने इस प्रिय नर्तक के बारे में एक असुविधाजनक सच्चाई को उजागर किया। एस्टेयर ने अश्वेतों के प्रति पक्षपाती नजरिए रखे। जबकि उनके करियर में बिल बोजेंगल्स, रॉबिन्सन जैसे कलाकारों के साथ सहयोग शामिल था, जो एक अग्रणी अश्वेत कलाकार थे, एस्टेयर की व्यक्तिगत मान्यताएं कम समावेशी थीं। यह एक झटका देने वाला विरोधाभास है। काले कलाकारों की कला के साथ काम करना और उससे लाभ प्राप्त करना, जबकि उनके खिलाफ पक्षपात रखना। स्विंग टाइम में एस्टेयर की कुख्यात बोजेंगल्स ऑफ हार्लम रूटीन शामिल एक घटना जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। यह संख्या, जो बिल रॉबिन्सन को श्रद्धांजलि स्वरूप थी, में एस्टेयर ने ब्लैकफेस्ट में प्रदर्शन किया। हालांकि एस्टेयर के दौर में ऐसे चित्रण काफी आम थे, इसे उस समय हॉलीवुड में व्याप्त नस्लीय संवेदनशीलता के व्यापक परिप्रेक्ष्य से अलग करना मुश्किल है। इसे प्रदर्शन करने का चुनाव न केवल उद्योग के मानदंडों को दर्शाता है, बल्कि नस्ल के बारे में एस्टेयर की समझ में व्यक्तिगत कमियों को भी दर्शाता है। एस्टेयर की सार्वजनिक छवि आकर्षण और परिष्कार से भरी थी, लेकिन उनके निजी विचार उस विरासत को जटिल बनाते हैं। जबकि वह अपनी पूर्वाग्रह में खुलकर शत्रुतापूर्ण या आक्रामक नहीं थे, गाइल्स द्वारा प्रकट किए गए रुख उनके समय के पूर्वाग्रहों से प्रभावित व्यक्ति की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। उन प्रशंसकों के लिए जिन्होंने उनकी कला को सराहा, ये खुलासे उस व्यक्ति के साथ मेल बिठाना कठिन है जिसे वे समझते थे कि वे जानते हैं। पुराना हॉलीवुड अपने ग्लैमरस सितारों और कालातीत फिल्मों से दर्शकों को चकित कर सकता है, लेकिन सतह के नीचे स्थितियां बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं थीं। उस युग के कई बड़े नाम पुराने और चिंताजनक विश्वास रखते थे, जिससे आज उनके विरासत पर धब्बा लगता है। नस्लवाद सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं था, यह खुद हॉलीवुड में गहराई से जड़ें जमाए था। फैक्ट्स वर्स के साथ जुड़ें, क्योंकि हम क्लासिक हॉलीवुड के काले पक्ष को उजागर करते हैं और उन सितारों को सामने लाते हैं जिनके कैमरे के पीछे के काम उनके ऑन स्क्रीन किरदारों से बहुत अलग थे।